काजल एक संस्कारी लड़की थी जिसकी माँ ने उसे यही सिखाया था कि शादी के बाद लड़कियों का असली घर उसका ससुराल होता है और उन्हें अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को हर तरीके से निभानी चाहिए। काजल बेटा, बहुत जल्द तेरी शादी हो जाएगी। तुझे याद है ना मैंने तुझे क्या क्या सिखाया है? हाँ माँ, सब याद है। चाहे कुछ भी हो जाए, ससुराल ही मेरा असली घर है। मेरे सास ससुर मेरे असली माँ बाप हैं और मेरी नंद वो तो मेरी छोटी बहन है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, कितनी भी ऊंची आवाज में बात क्यों ना कर ले मुझसे, लेकिन मैं हमेशा कम बोलूंगी। और हाँ, कोई मेरा कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, मुझे अपने परिवार वालों का हमेशा भला ही करना है। उनकी इज्जत के लिए मुझे अपनी जान भी दे देनी है। मेरी संस्कारी बेटी, आजकल के बच्चों में इतना संस्कार कहाँ देखने को मिलता है। देखो मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है सर से पांव तक, और बिल्कुल संस्कारी है सर से पांव तक। भगवान करे तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिले। काजल की माँ अपनी बेटी को सब कुछ पहले से ही सिखा देती है। अब बहुत जल्द काजल की शादी रोहित नाम के लड़के से हो जाती है। रोहित का परिवार बहुत अच्छा था, पर उसकी दोनों बहनें शुरू से गांव में रहती थी, जो रोहित की शादी के बाद शहर आती है और शहर आते ही अपनी भाभी को देखकर गवारों की तरह हरकतें करने लगती है। अनीता देख, हमारी भाभी कितनी सुंदर है, इनका चेहरा कैसे चमक रहा है। भाभी सच कहना, तुम्हें कौन सी चमकीली चीज मुंह पर लगाई है जो तुम इतनी गोरी और चमकीली नजर आ रही हो, और हमें देखो कैसे काले पीले से दिख रहे हैं, और हमारा चेहरा तो तुम्हारी तरह चमक नहीं रहा। तुम्हारे होठों पर चोट लगी है क्या? देखो कितना खून निकल रहा है। अरे नहीं निशा, नहीं कविता, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। ये तो नेचुरल है, और मेरे होठों पे बस एक रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है मैंने। ओह, तो तुम मेकअप की हो, इसीलिए तो हम सोचे कि तुम इतनी सुंदर क्यों लग रही हो। हमारी भाभी जी मॉडर्न निकली। चल निशा यहाँ से, वरना भाभी का घमंड बढ़ जाएगा। अनीता और निशा अपनी ही भाभी को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी काजल अपनी नंदों को कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन जब काजल श्रृंगार करने के लिए बैठती है तो वह देखती है कि उसका सारा मेकअप का सामान गायब हो चुका है। हे भगवान, ये मेरा मेकअप का सामान कहाँ चला गया? मैंने तो यही रखा था। सारा मेकअप का सामान कहीं वो मेरी गंवार नंद, उन्होंने तो नहीं चुरा लिया? काजल जैसे ही अपनी दोनों नंदों पर शक करती है, वैसे ही उसकी दोनों नंद उसके सामने आ जाती है, जिन्होंने बहुत ही बुरी तरह से अपना मेकअप कर रखा था। क्यों निशा, लग रही हूँ ना मैं भी हीरोइन। अरे तुम क्या अकेली हीरोइन लग रही हो? हम नहीं लगे हीरोइन। भाभी बताओ जरा, सबसे सुंदर कौन है? तुम दोनों तो हो ही बहुत सुंदर। तुम दोनों ने तो मेरा मेकअप का पूरा सामान भी खराब कर दिया, और साथ ही मेकअप भी बहुत गंदा किया है तुमने। तुम ना यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप साफ करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि मेकअप कैसे करते हैं। तुम हमारा मजाक बना रही हो? अरे तुमसे अच्छा मेकअप करना जानते हैं। क्या हुआ अगर हमारे पास मेकअप का सामान नहीं है तो? अरे थोड़ा सा तुम्हारा मेकअप का सामान क्या इस्तेमाल कर लिया, तुम तो हमें भी खरी खोटे सुना रही हो। आने दो भैया के आते ही हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। बेचारी काजल तो अपनी गंवार नंदों का हुलिया सही करना चाहती थी और उनकी मदद करना चाहती थी, पर उसकी दोनों गंवार नंद उसे ही भला बुरा कहने लगती है। और शाम को जैसे ही रोहित घर आता है, वो अपने भाई से अपनी भाभी की उसी हालत में शिकायत करने लगती है। भैया, हम इस मेकअप में बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर ये मेकअप का सामान भाभी का है। हमने उनका थोड़ा सा मेकअप का सामान क्या इस्तेमाल कर लिया, भाभी तो हमारा मजाक बनाने लगी। सिर्फ मजाक ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हमें भला बुरा भी कहा और कहने लगी कि हमने उनके मेकअप का सामान बर्बाद कर दिया। भैया, भाभी को डांटो और बताओ कि आपकी बहन उनसे लाख गुना सुंदर है और उनसे ज्यादा अच्छे से अच्छे घर का काम करना भी जानती है। हाँ ठीक है, मैं काजल को डांट दूंगा, पर अभी रात हो गई है और रात को तो मेकअप साफ करके सोते हैं ना, इसलिए तुम दोनों पहले अपना मुंह धो लो, ठीक है? अब रोहित कमरे में जाता है और अपनी गंवार बहनों की तरफ से अपनी बीवी से माफी मांगता है। मेरी वजह से हमेशा तुम्हें अपनी गंवार ननद को झेलना पड़ता है। माफ करना, मैं अपनी दोनों गंवार बहनों को तब यहाँ लेकर आया जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अब मेरी इन दोनों गंवार बहनों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। ये कभी शहर नहीं आई और उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया, इसलिए इन्हें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। ये आज भी गांव की गंवार लड़कियों की तरह ही रहती और घूमती हैं। रोहित, आप माफी मत मांगो, मैं सब जानती हूँ। और वैसे भी मेरी नंद मेरी छोटी बहन है,
अगर इनकी जगह मेरी कोई खुद की छोटी बहन होती ना तो भी मैं ऐसी रहती इनके साथ। इसीलिए आप बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी गवार नंद को सब सिखा दूंगी। रोहित और काजल अपने कमरे में आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर निशा और अनीता अपने भैया को खुश करने के लिए किचन में गर्मा गर्म खाना बनाने जाती है। पर आज से पहले उन्होंने कभी भी गैस चालू नहीं किया था, इसलिए वो दोनों जैसे ही गैस चालू करती हैं तो अनीता का हाथ जल जाता है और अनीता जोर से चिल्लाने लगती है। अनीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल और रोहित किचन में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसकी दोनों गवार बहनें एक बार फिर किचन में उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं और किचन का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। तुम दोनों ने किचन की क्या हालत कर रखी है। बेचारी काजल अकेली कब तक किचन साफ करेगी। अनीता तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? तुम छोड़ दो ये सब, मैं कर लूंगी। तुम्हारे जख्म पे मरहम लगा देती हूँ पहले। अब काजल अनीता की जख्म पर मरहम लगाती है। ये देखकर अनीता को अफसोस होता है और दुख भी। अब अनीता अपनी भाभी की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करती है, पर वो अपनी भाभी की तरह कपड़े नहीं पहन पाती और हार मानकर दोनों बहनें अपनी भाभी से कहती है, भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम भैया से आपकी रोज शिकायत करते हैं ताकि आप भैया आपको बहुत डांटे, पर सच्ची कहे तो हमें आप बहुत अच्छी लगती हैं। हम दोनों बस आपकी तरह बनकर रहना चाहते हैं और घर के काम करना चाहते हैं, पर हम दोनों से कुछ होता ही नहीं। गांव में तो हम सब कुछ फटाफट कर लिया करते थे, यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, हम यहाँ कुछ नहीं कर पाते। और कभी हम दोनों बाहर जाते हैं तो यहाँ के लोग ना हम पर हंसते हैं और हमें गंवार भी कहते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है। कोई आपको तो गंवार नहीं कहता, फिर हमें क्यों गंवार कहते हैं? आप हमारी मदद करेंगी ना भाभी? जो लोग तुम्हें गवार कहते हैं ना, उन्हें कह दो कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा मॉडर्न बना दूंगी, आज जो तुम पर हंस रहे हैं वो तुम्हारे आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे और तुम्हें पसंद करना शुरू कर देंगे। अब काजल अपनी दोनों नंद का दिल जीत लेती हैं। अब निशा और अनीता वही करती जो काजल कहती। अब दोनों गवार नंद अपनी भाभी के नक्शे कदम पर चलती हैं और बहुत जल्द काजल उन दोनों को सब कुछ सिखा देती है। अब जब भी काजल की दोनों गवार नंद घर से बाहर निकलती तो लोग उनसे दोस्ती करने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लगते और इस तरह से वो अपनी गवार नंद को रहने खाने का सही तरीका सिखा देती है। नंदनी सुबह जब उठती है तो अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर उसका पति मोहन घर पर ही डॉक्टर को बुला लेता है। चेकअप के दौरान पता लगता है कि नंदनी मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर वहां नंदनी की सास अर्चना और ससुर विनोद आते हैं और वो दोनों नंदनी से कहते हैं, अरे बहू, तू माँ बनने वाली है। तूने आज मुझे बहुत खुश किया है। तुझे अब अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि तेरे पेट में मेरा पोता जो पल रहा है, बस जल्दी से उसे इस दुनिया में ले आ। बहुत अरमान है मुझे मेरे पोते को लेकर। अच्छे से मालिश करूंगी उसकी, बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी उसके लिए छोटे छोटे। मेरा पोता जो है आखिर। सही कह रही हो तुम अर्चना। बहू, तुम्हें बेटा ही जन्म देना है। हमारे यहाँ बेटियां पैदा नहीं होती, और अगर बेटी पैदा होती है तो हम तो उसे अपने पास रखते ही नहीं है, या तो किसी आश्रम में या फिर किसी मंदिर वगैरह में छोड़ आते हैं। हमारे यहाँ बेटे को जितना महत्व दिया जाता है उतना बेटी को नहीं दिया जाता, इसलिए तुम्हें बेटा ही पैदा करना है। अर्चना और विनोद के मुंह से ये बात सुनकर मोहन को बहुत अजीब लगता है और वो दोनों कहते हैं, माँ, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की, इसमें माँ का क्या दोष है? और आप दुआ करोगे बच्चा सही सलामत और अच्छे से हो जाए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब ज्यादा ना लेक्चरबाजी अपने माँ बाप के सामने तो मत कर। आखिर तू है तो हमारी औलाद, तो कम से कम अपने माँ बाप के आगे अपना मुंह ही बंद कर ले। माँ बाप जो करते हैं ना बच्चों के लिए वो अच्छा ही करते हैं। आप भी ना मेरे लिए एक इमली नहीं ला सकते? आपको पता है मुझे कितना ज्यादा मन कर रहा है खाने का। लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो मन करे वो खाना चाहिए, और मेरा मन बहुत ही ज्यादा मचल रहा है। मुझे इमली खाना है। पता नहीं, आप मुझे कहीं से भी इमली ला कर दीजिए। अच्छा बाबा, तुम ना चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इमली जरूर लेकर आऊंगा। आसपास की सभी दुकानों पर देख लिया, आसपास में जितने भी पेड़ थे इमली के सब में चेक कर लिया, कहीं भी इमली नहीं है। अब एक जगह और रह गई है, वहां जाकर देखता हूँ, मिल गई तो अच्छी बात है।
मोहन उसे मनाता है और फिर से इमली लेने के लिए चला जाता है। मोहन को काफी देर हो जाती है, लेकिन वो घर नहीं आता। ये देख नंदिनी को चिंता होने लगती है। वो अपनी सास को इस बारे में बताती है। परिवार वाले काफी देर से मोहन को फोन करते हैं और उसका इंतजार करते हैं, लेकिन मोहन घर नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी के फोन पर फोन आता है कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सुनकर पूरे परिवार वाले हॉस्पिटल जाते हैं और वहां जाकर पता लगता है कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक यही महारानी तो पेट से है, आखिर इसी की वजह से मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया। अगर इसने इमली लाने के लिए उसे ना भेजती तो शायद वो मेरे पास होता आज। इसने बुरी नीयत के साथ मेरे बेटे को भेज दिया होगा। ये तो चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए ताकि इसे दूसरा खसम मिल जाए। अरे अर्चना, अपने आप को संभालो और ऐसे उल्टे शब्द का इस्तेमाल मत करो। यहाँ पर तुम्हें तो पता है ना कि बहू माँ बनने वाली है। जो होना था वो तो हो गया। क्या पता मोहन हमें हमारे पोते के रूप में मिल जाए। फिलहाल के लिए अपने आप को संभालो। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। नंदिनी अब न कुछ खाती है न पीती है। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। किसी तरह से मनमुटाव के साथ ही उसकी देख रेख उसका ससुर और उसकी सास ही कर रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनका मोहन उनको उनके पोते के रूप में मिल जाएगा। ऐसे ही अब नवरात्रों का दिन नजदीक आ रहा था। नंदिनी, जो कि माता रानी में बहुत विश्वास रखती थी, और व्रत के दिनों में ही नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी नवरात्रि आ रही है तो कुछ पूजा का सामान लाना था, आप मार्केट से ले आओगे? मैं सामान तो ले आऊंगी बेटा, लेकिन इस हालत में तू नवरात्र के व्रत रखेगी, ये तो अच्छा नहीं है ना। ऐसे में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगली बार से कर लेना ये नवरात्र के व्रत। नहीं माँ, मैं आगे पीछे का काम कर लूंगी। 9 दिन तक दुखी नहीं रहूंगी। बस नवरात्रि का पहला और नवमी वाला दिन मैं भूखी रहूंगी बस। अरे बहू, अपना ना सही, कम से कम मेरे पोते का तो ख्याल कर ले। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लापरवाही हो और मेरे पोते के साथ कोई ऊंच नीच हो। इस हालत में व्रत मत कर। ऐसा नहीं है माँ, मेरे साथ मेरी माता रानी है ना, और वो मेरे बच्चे को हमेशा सही सलामत रखेंगी। बहू, कभी कभी ना बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी है। इतना याद रख लेना, जो मेरे मोहन के साथ हुआ ना, वैसी लापरवाही दिखाकर अगर तूने मेरे पोते के साथ कुछ ऊंच नीच किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सारी उम्मीद है मुझे इस बच्चे के साथ, क्योंकि ये मेरा मोहन है। माँ जी, उम्मीद नहीं लगाना चाहिए हमें किसी भी चीज से। क्या पता मेरे कोख में लड़की हो, लेकिन आजकल तो लड़कियां भी लड़कों से कई ज्यादा गुना आगे निकल चुकी है। भले ही मेरे पेट में बेटे हो, आप उसे अपना बेटा मान लेना। मुझसे ना बकवास बातें मत कर बिल्कुल भी। मुझे पोता चाहिए, पोता। मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे इन सारी बातों से परेशान करूं। अगर तुझे नवरात्र के व्रत करने हैं तो ठीक है, मैं बाहर जाके पूजा का सामान ले आती हूँ। इस तरह से अर्चना मार्केट से पूजा का सामान ले आती है। नंदिनी बड़े ही प्यार से माता रानी की चौकी बैठाती है और माता रानी के आगे जोत जलाकर अपने परिवार और अपने होने वाले बच्चे की सलामती की दुआ करती है। तभी अचानक नंदिनी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसका दर्द काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। उसके दर्द को देखकर अर्चना समझ जाती है कि इसकी डिलीवरी का समय आ चुका है, और विनोद और वो दोनों मिलकर उसे अस्पताल में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नंदिनी की बड़ी ही प्यारी सी बेटी हुई है, जिसके बाद नंदिनी को भी होश आता है और बच्चा और नंदिनी दोनों ही स्वस्थ थे। अर्चना को पता चलता है कि नंदिनी को लड़की हुई है। ये खबर सुनकर अर्चना नंदिनी से कहती है, तू अब हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। शुरुआत में ही तू मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी उम्मीद खा चुकी है तू। अब मेरी उम्मीद नहीं है तो तू भी नहीं रहेगी इस घर में। तेरी काली जुबान बार बार बेटी कह कह कर आखिर तूने बेटी पैदा कर ही दी। इस घर में अब तुझे और तेरी बेटी को रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी। मुझे बस इतना पता है कि अब तू मेरे घर में नहीं रहेगी। नंदिनी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर 9 छोटी छोटी कन्याएं आ जाती है। ये देखकर अर्चना कहती है, हे भगवान, एक कम थी क्या जो अब ये 9 और आ गई हैं। तभी वो सारी छोटी छोटी कन्याएं माता रानी का रूप ले लेती है। ये देखकर अर्चना समझ जाती है
कि ये जरूर माता रानी का कोई इशारा है। तभी उनमें से एक माता रानी अर्चना को आधा आदमी और आधा औरत का शरीर देखकर अजीब सा रूप दे देती है। अर्चना बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और माता रानी से माफी मांगने लगती है। उसकी यह हालत देखकर नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और नंदिनी माता रानी से कहती है, माता रानी, मेरी माँ को माफ कर दो। उनको पहले जैसा कर दो, उनसे गलती हुई, लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नंदिनी के कहने पर माता रानी अर्चना को पहले जैसा कर देती है। अर्चना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और अब अर्चना नंदिनी और उसके बच्चे को लेकर घर जाती है। दोनों सास बहू मिलकर अब हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। ये सब क्या है अर्जुन? तुम पहले से शादीशुदा हो और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। नहीं यार, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे बस इतना पता है कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी हाल में तुमको खोना नहीं चाहता। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। फ्लैशबैक। रितिका और अर्जुन दोनों पति पत्नी थे। वो दोनों दिल्ली शहर में रहा करते थे। हाल ही में उन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही एक दिन रितिका अर्जुन से कहती है, अर्जुन, कब मेरी बात अपनी माँ से करवाओगे? मैं तो कहती हूँ कि उनको भी यहाँ बुला लेते हैं, वो भी हमारे साथ ही रहेंगी। अरे रितिका, तुमको पता है ना, हम दोनों ने माँ जी की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, तो वो अभी थोड़ा टाइम लेंगी हमारे रिश्ते को समझने में। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ कि माँ को भी यहाँ बुला लेते हैं। अगर ऐसे ही हमसे दूर रहेंगी तो वो हमें कभी नहीं समझेंगी। जितना परिवार से दूर रहते हैं उतना ज्यादा दूरियां बढ़ती हैं। अरे तुम ना बिना बात के टेंशन ले रही हो, थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अर्जुन रितिका से कहता है, अरे रितिका, मुझे ना कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ रहा है माँ के पास, और हाँ, तब तक तुमको यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। अरे तो मैं भी चलती हूँ ना। अरे यार, मुझे ये इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है और एक तुम हो कि जाने की जिद लगा रखी है। कहा है ना कि सही समय देखकर मैं खुद तुमको लेने आ जाऊंगा। अरे ना जाने कब तुम्हारा सही समय आएगा। ये सोचते सोचते 1 साल होने वाला है, लेकिन तुम्हारा सही समय अब तक नहीं आया। अब जा रहा हूँ और जाते जाते बहस करके मूड मत खराब करो मेरा। रितिका कुछ नहीं कहती और अर्जुन गांव के लिए रवाना हो जाता है। देखते ही देखते अर्जुन गांव में 1 महीना रुक जाता है। 1 महीने बाद अर्जुन शहर वापस आता है, जिसके बाद रितिका उससे बहुत नाराज होती है, लेकिन अर्जुन उसे किसी तरह से मना लेता है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन बाथरूम में होता है। अचानक उसका फोन बजने लगता है। रितिका देखती है कि उसका माँ का फोन है। ये देख रितिका उसका फोन उठा लेती है। अरे अर्जुन, देख, तेरे जाने के बाद ना तेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जरा इसे समझा कि तू शहर में कमाने के लिए गया है और हर महीने से मिलने के लिए तो आता ही है। लेकिन अर्जुन की पत्नी तो मैं हूँ और अर्जुन के साथ मैं रहती हूँ शहर में, फिर गांव में कौन है? मैं पूछती हूँ कि तुम कौन हो जो मेरे बेटे के साथ शहर में हो? मेरी बहू मेरे साथ यहाँ गाँव में है। तभी अर्जुन बाहर आ जाता है और रितिका के हाथ से फोन छीन लेता है। फ्लैशबैक आउट। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या फिर तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लूं, तो तुम मुझे गांव लेकर चलो, अभी और इसी वक्त। अर्जुन को ना चाहते हुए भी रितिका को गांव ले जाना पड़ता है। रितिका देखती है कि गांव में अर्जुन की माँ और अर्जुन की पहली पत्नी मंजू भी वहाँ मौजूद थी। अर्जुन अपनी गलती मानकर सबको सारी बात बताता है। ये सब सुनने के बाद रितिका अर्जुन से कहती है, ऐसा है कि अब हम शहर नहीं जाएंगे। मंजू और माँ के साथ हम भी यहीं रहेंगे। तुम्हें जो करना था, जितना करना था, तुमने कर लिया। तुमने मुझे भी धोखे में रखा और मंजू को भी धोखे में रखा। तुम हम दोनों के सुहाग हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे। भलाई इसी में है, शांति से यहाँ रहो। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अर्जुन को बराबरी से रितिका और मंजू दोनों का प्यार देना पड़ रहा था और कहीं ना कहीं अर्जुन को मंजू से नफरत होने लग रही थी। ऐसे ही एक दिन मंजू अर्जुन के लिए खाना बनाकर ले जाती है। अर्जुन गुस्से में मंजू से कहता है, ये क्या गवार वाला खाना लेकर आ गई हो तुम? खाना बनाने का तरीका नहीं है क्या तुम्हें? पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी करवा दी। तुम तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। घर में जो होगा वही तो बनाऊंगी ना। देखो, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ रितिका आ जाती है और रितिका अर्जुन से कहती है, अरे अर्जुन, बात करने का तरीका भूल गए हो क्या? क्या बुराई है इस खाने में? मैं भी तो देखूं।
अरे वाह, दाल चावल और चोखा यूपी बिहार साइड का फेमस खाना है ये, और तुम फिर भी नखरे दिखा रहे हो। अरे मुझे ना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक काम करो, जेब में अगर पैसे हैं तो बाहर जाओ और जो दिल करता हो वो खा लेना। मंजू एक काम करो, इस खाने को मेरे कमरे में ले आओ, वहीं बैठकर हम दोनों साथ में खाएंगे। मेरी सौतन कितनी अच्छी है, पति से ज्यादा तो मुझे मेरी सौतन समझती है। क्या सोचने लगी, चलो अब। रितिका और मंजू दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रितिका और मंजू दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। अब दोनों एक साथ मिलकर घर का हर काम किया करते, साथ में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगते। ये देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रितिका हर तरह से मंजू को सपोर्ट कर रही थी। ये सब देखकर अर्जुन ठान लेता है कि वो अब मंजू को रास्ते से हटा कर रहेगा। ऐसे ही एक दिन अर्जुन अपने कमरे में बैठकर मंजू को रास्ते से हटाने का योजना बना रहा था, और एक दिन अर्जुन मंजू से कहता है, अरे मंजू, मैं क्या कह रहा था, जब से आया हूँ तब से मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर गया। हर समय रितिका को ही कहीं ना कहीं लेकर जाता हूँ। मैं सोच रहा था कि आज तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाऊं। तुम एक काम करो, अच्छे से तैयार होकर आओ, फिर हम दोनों साथ में कहीं जाएंगे। ये देखकर मंजू और रितिका दोनों बहुत खुश होते हैं। रितिका खुद मंजू को तैयार करती है। थोड़ी देर बाद मंजू और अर्जुन दोनों अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। अर्जुन मंजू को बहुत देर तक ले जाता है। ऐसे हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर भेजने के लिए लेकर आया था। मेरी और रितिका की शादीशुदा जिंदगी को खराब करने का ठेका ले रखा है तुमने, इसलिए अब मैं तुम्हें भगवान के पास पहुंचाने का ठेका लेकर आया हूँ। अर्जुन गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोकता है। मंजू को बाहर निकालकर गाड़ी से खींचकर 2-3 थप्पड़ भी मारने लगता है, और एक तेज धार चाकू निकालकर मंजू को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ रितिका की माँ आ जाती है, और अर्जुन को समझ में नहीं आता कि रितिका की माँ यहाँ आखिर आई कैसे। फ्लैशबैक। रितिका मंजू को तैयार करने के लिए कमरे में ले जाती है। तभी अर्जुन अपने कमरे में जाकर बड़ा ही खुश होता है और खुद से कहता है, आज तो मंजू का काम तमाम करके ही रहूंगा। होले तुझे जितना तैयार होना है। सच धज के तुझे भगवान के पास न पहुंचाया तो मेरा नाम बदल देना। रितिका अर्जुन की बात को सुन लेती है, लेकिन वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे उस समय कुछ नहीं कहती और मंजू और अर्जुन का पीछा करने लगती है। फ्लैशबैक आउट। आज जो तुमने किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं रितिका दीदी, आप इनको कुछ मत करिए। अगर ये मुझे पसंद नहीं करते तो मैं खुद आप दोनों को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन आप दोनों हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहो। अर्जुन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इतना सब होने के बाद भी मंजू उसे माफ कर देती है। मंजू के ऐसे शब्द सुनकर अर्जुन को उसकी नजरों में गिरा हुआ वो महसूस करता है। उसके बाद अर्जुन उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है, देखो, मुझे माफ कर दो। आज मुझे सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। खुद पर मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं तुम दोनों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे एक मौका दे दो तुम दोनों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने का। इस तरह से मंजू और रितिका दोनों अर्जुन को माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो तीनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं।